नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और हम उपस्थित हैं आपके लिए हिंदी व्याकरण के इस वीडियो के साथ में। और आज हम पढ़ेंगे शब्द भेद, जो कि यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो साथियों, आज हम देखेंगे शब्द भेद। क्या देखेंगे साथियों? आज हम शब्द भेद को समझेंगे। तो देखते हैं। अ, सबसे पहले हम समझेंगे सामान्य परिचय। अक्षर किसे कहते हैं? क्या समझेंगे? अक्षर किसे कहते हैं? तो अगर हम अक्षर की बात करें साथियों, तो इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो वह ध्वनि या ध्वनि समूह, ठीक है? वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक श्वास या प्रयत्न में होता है, ठीक है? एक बार में जब हम बोल देते हैं तो वह क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। और एक अक्षर में एक स्वर अवश्य होता है। एक अक्षर में एक स्वर अवश्य होता है। इसलिए अगर हम कहें स्वर युक्त व्यंजन या वर्ण को भी अक्षर कहते हैं। स्वर युक्त व्यंजन या वर्ण को अक्षर कहते हैं। जैसे का, गा, शा, खा आदि ये सब अक्षर हैं। तो इसे हम समझें तो ये चीज कह रहा है क्या कि एक अक्षर में एक स्वर अवश्य होता है। तो ये कैसे? जैसे हमने ये लिखा का, ठीक है? तो का क्या है? का है एक अक्षर। क्या है? का एक है अक्षर। अब इसमें एक स्वर कैसे होगा साथियों? तो इसमें अगर हम स्वर समझें तो अगर ये होगा का को हम इस तरीके से लिखते हैं और इसमें स्वर क्या होता है? आ स्वर होगा। क्या होगा? आ स्वर होगा। ऐसे ही अगर हम की लिखें, क्या लिखें? की। तो अगर इसकी बात करें तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है ना? तो ये क्या है? अक्षर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से अक्षर में स्वर होता है। अब शब्द की बात करेंगे। शब्द किसे कहते हैं? तो एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। मतलब एक या अधिक अक्षरों से या वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र ध्वनि क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। जिसका एक सार्थक मतलब जिसका एक निश्चित अर्थ होता है ना? और या निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है? ऐसा वर्णों का समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और शब्दों की रचना क्या होती है? ध्वनियों के संयोग से होती है। शब्द भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं साथियों? शब्द कहते हैं। भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को। अब हम शब्दों के प्रकारों को समझेंगे कि शब्दों के प्रकार कितने होते हैं। तो व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द। क्या देखेंगे साथियों? व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हम शब्द देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर साथियों? व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हम शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहला है तत्सम शब्द। क्या है साथियों? सबसे पहला है तत्सम शब्द व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तो अगर हम इसकी परिभाषा को समझें तो तत् और सम, ठीक है? मतलब तत् का मतलब उसके और सम का मतलब समान, मतलब उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब संस्कृत के शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आदित्य, ठीक है? अग्नि, इंद्र, विष्णु, भूमि, प्रथम और राष्ट्र। ये सब क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। ये सीधे संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं हिंदी में। इसके बाद तद्भव शब्द की बात करेंगे। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं साथियों? तद्भव शब्दों को देखते हैं। तो परिभाषा इसकी देखें, तद और भव। क्या है? तद और भव। मतलब इसका अर्थ क्या है? उससे होना। क्या है? उससे होना। मतलब संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने शब्द। ठीक है? संस्कृत शब्दों से विकृत होकर या संस्कृत से परिवर्तित होकर जो बने शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे उजला, ठीक है? कपूर, है ना? सांझ, हाथ, काम, बरस, माँ आदि, है ना? तो ये साथियों क्या कहेंगे इन्हें हम? तद्भव शब्द कहेंगे। और तद्भव शब्द की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हों तो वो क्या कहलाते हैं?
क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अगर हम एक दो एग्जाम्पल देखें, अगर हम एक जो एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें तो उजला, उजला का क्या हो जाएगा? उजला का साथियों क्या हो जाएगा? उजला का हो जाएगा उज्ज्वल। क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। तो ये एक क्या है? ये क्या है? तत्सम शब्द है। क्या है? ये एक तत्सम शब्द है। ठीक है? ये क्या है? तत्सम शब्द है। और ऐसी अगर हम माँ का तत्सम देखें, किसका? अगर हम माँ का तत्सम देखें तो क्या हो जाएगा? माता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माता हो जाएगा या मातृ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माता हो जाएगा या मातृ हो जाएगा। इसका तत्सम किसका? ये क्या है? तत्सम शब्द है। क्या ये? तत्सम शब्द है। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम और एक दो एग्जांपल देखें तो जैसे हम हाथ का तत्सम देखें, क्या देखें? हाथ का तत्सम देखें तो हाथ का तत्सम बिल्कुल ही सरल होता है। क्या होता है? हस्त मीन्स क्या होता है साथियों? हस्त मीन्स होता है हाथ। क्या होता है? हस्त मीन्स होता है हाथ। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा कि तद्भव शब्द किस प्रकार तत्सम शब्दों से उत्पन्न होते हैं। तो चूंकि यहाँ जगह नहीं है, नहीं तो और भी हम तत्सम शब्द आपको ये बता देते। तो आगे देखते हैं देशज और देसी शब्दों को। क्या देखेंगे? देशज और देसी शब्दों को कि ये क्या होते हैं, समझते हैं। देश और जा से बने शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे देश में ही जन्मा, है ना? मतलब क्या हुआ इसका? देखिए साथियों, अपने क्षेत्र में, अपने देश में अनेक प्रकार की बोलियां हैं और उन्हीं से जो शब्द उत्पन्न हुए हैं उन्हीं को हम कहते हैं देसी शब्द या देशज शब्द। उम्मीद है समझ में आया होगा। स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देसी शब्द या देशज शब्द कहे जाते हैं। जैसे थैला, है ना? गड़बड़, है ना? पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ, ढूंढना, खाट आदि। तो ये सब क्या है साथियों? देशज शब्द हैं या देसी शब्द हैं। उम्मीद है ये सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगले शब्द अगर हम देखें तो आगत, इन्हीं को कहते हैं, इन्हीं को विदेशी कहते हैं, इन्हीं को विदेशज भी कहते हैं। क्योंकि ये शब्द विदेशी भाषाओं से आए हैं या कह सकते हैं दूसरी भाषाओं से स्वीकार किए गए हैं, इस वजह से इन्हें क्या कह देते हैं? आगत शब्द कह देते हैं, विदेशी शब्द कह देते हैं या विदेशज शब्द भी कह देते हैं। तो जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं उन्हें आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। और कुछ शब्दों को तो ज्यों का त्यों ले लिया गया है और कुछ को हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया। जैसे कैंची, है ना? बटन, है ना? क्या है? बटन, तोप, ठीक है? टोप, कागज, है ना? ऑफिस, तो जमीन। जैसे तोप की अगर बात करेंगे तो तोप किस भाषा का शब्द है? तोप है तुर्की भाषा का शब्द। क्या है? तोप किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। अगर हम ऐसे ही आगे बात करें किस शब्द की? कागज की। किसकी बात करें? कागज की। तो अगर हम कागज की बात करें तो यह है फारसी भाषा का शब्द। कागज किस भाषा का शब्द है? तो कागज है फारसी भाषा का शब्द, है ना? तो जो ये शब्द हैं, और अगर हम जैसे आगे बात करें, और भी इतने एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए हैं, तो अगर हम आगे समझें कि बटन, बटन किस भाषा का शब्द है? तो ये क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है ना? बटन किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ऑफिस भी इसी तरीके से अंग्रेजी भाषा का शब्द। तो ये सब शब्द दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। तो इस वजह से इसे आगत या विदेशी या विदेशी शब्द हम कहते हैं। अब इसके बाद संकर शब्द समझते हैं कि संकर शब्द क्या होते हैं। तो साथियों देखते हैं संकर शब्दों के बारे में, संकर शब्द क्या होते हैं। परिभाषा: दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे हिंदी एवं अंग्रेजी से कुछ शब्द बने हैं, अगर इनको हम समझें तो रेल गाड़ी, ठीक है? रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है, तो संकर शब्द हो गया। हिंदी और संस्कृत से तो जांच कर्ता, तो जांच हिंदी है और कर्ता संस्कृत है। पूंजीपति, वर्ष गांठ, लखपति, तो ये हिंदी और संस्कृत से बने शब्द हैं। हिंदी और विदेशी भाषाओं से किताब घर, थानेदार, है ना? घूसखोर, अकड़बाज,
तो ये सब संकर शब्द हैं। संस्कृत एवं विदेशी भाषाओं से रेल यात्री, रेडियो तरंग, कृषि मजदूर, आरामदायक, बीमा पत्र, तो ये सब संकर शब्द हैं। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहे होंगे। तो ये पार्टीबाजी, तहसीलदार, जेल खाना, शीलबंद, फिजूल खर्च, डिग्रीधारी, अफसरशाही, तो संकर शब्द ये हो गए। तो हमने साथियों समझे क्या, व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द समझे। तो कितने प्रकार के थे, ये थे 5 प्रकार के थे। तो 5 प्रकार में सबसे पहला तत्सम, फिर तद्भव, फिर देशज, फिर आगत या विदेशी, फिर संकर शब्द। तो उम्मीद है ये सभी को समझ में आए होंगे कि किस तरीके से ये शब्द होते हैं। अब हम साथियों समझेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द। अभी हमने देखे व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पर या इतिहास के आधार पर। अब हम देखेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द। तो इसे हम समझते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम साथियों रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को समझें, तो रचना या बनावट के आधार पर होते हैं 3 प्रकार के। तो सबसे पहला शब्द है रूढ़ शब्द। क्या है? रूढ़ शब्द। तो जो शब्द एक विशेष अर्थ या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो, ठीक है, अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो, जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाएं और जिनके सार्थक खंड ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कुर्सी या फूल, ठीक है। अगर हम कुर्सी की बात करें तो 4 पांव वाली बैठने की चीज दिमाग में आती है ना। ये समझाने की कोशिश कर रहा है ना कि अब इसका खंड नहीं हो सकता है। तो ये क्या है? कुर्सी की अगर हम बात करें तो ये क्या है? 4 पाँव वाली बैठने की चीज़ दिमाग में आ जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। और अगर हम और देखें एग्जाम्पल रूढ़ शब्दों के, तो जैसे घर हो गया, क्या हो गया? घर हो गया, है ना? पानी हो गया, पानी हो गया, जिनके कोई सार्थक खंड ना कर सकें, है ना? जिनके कोई सार्थक खंड ना कर सकें, तो वो क्या होते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जिनके टुकड़े ना कर सकें वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे आँख, क्या है? जैसे आँख, अगर हम आँख की बात करें, जैसे कमल, है ना? कमल, तो ये सब क्या हैं? रूढ़ शब्द हैं। उम्मीद है रूढ़ शब्द सभी को समझ में आए होंगे। अब अगर हम आगे समझें यौगिक शब्दों को, ठीक है? किसको समझे साथियों? यौगिक शब्दों को। तो यौगिक शब्द क्या होते हैं? तो इनको भी देखते हैं। यौगिक का अर्थ है मेल से बना हुआ। क्या है साथियों? यौगिक का अर्थ है मेल से बना। और अगर हम इसको समझें कि ये शब्द 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से बनते हैं, ठीक है? ये शब्द 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के, इधर क्या है? सार्थक शब्दों से बनते हैं, इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय, अब हिमालय किससे बना है? हिमधनालय से। प्रधानमंत्री किससे बना? प्रधानमंत्री से। अगर हम और एग्जाम्पल देखें इसके, विद्यालय, ठीक है? क्या हो गया? विद्यालय। तो विद्यालय किससे बना है? विद्या और आलय से। विद्या का घर, है ना? विद्या और आलय से। अगर हम आगे देखें रसोई घर, रसोई घर, तो ये किससे बना है? रसोई और घर से। तो उम्मीद है सभी को यौगिक शब्द समझ में आए होंगे। अब अगर हम आगे देखें, आगे बात करें योग रूढ़ शब्द की। किसकी बात करें साथियों? योग रूढ़ शब्द की। तो पहले हमने यौगिक शब्द देख लिए, अब हम देखेंगे योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, ठीक है, जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ हो जाता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब इसको हम समझते हैं, ठीक है, क्या होते हैं। सामान्य भाषा में अगर हम समझें तो ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से तो बनते हैं। जब यौगिक शब्द हैं तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बनेंगे। तो सबसे पहले इधर हम लिखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, इधर लिख देंगे 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से, अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं, मिलकर बनते हैं। कौन? योग रूढ़ शब्द, ठीक है। लेकिन अब इधर क्या होता है? लेकिन
इधर से अगर हम समझें इसको, ये लेकिन एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, लेकिन एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं। अब जैसे पीतांबर, कहा गया कि नहीं कहा गया इसमें, पीतांबर है ना। तो अब पीतांबर का मतलब क्या है? पीतांबर का मतलब है पीले वस्त्र धारण करने वाले। किसे कहते हैं? पीले वस्त्र धारण करने वाले भगवान विष्णु को कहते हैं, है ना। और कृष्ण को भी कहा जाता है। लंबोदर, अब लंबोदर किसे कहते हैं? सभी को पता होगा, गणेश जी को, है ना। पंकज, है ना। अब पंकज किसे कहते हैं? कमल को कहते हैं, है ना। तो ये सब क्या है? चक्रपाणी, चक्रपाणी किसे कहते हैं? भगवान विष्णु को कहते हैं। ऐसे ही जलज, है ना। तो जलज क्या हो जाएगा? ये भी कमल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये शब्द क्या हो जाएंगे? योग रूढ़ शब्द हो जाएंगे, जो यौगिक तो होते हैं किंतु अर्थ विशेष प्रकट करते हैं। तो ये शब्द हो जाते हैं योग रूढ़ शब्द, ठीक है। और जैसे कि बहुब्रीहि समास में, है ना, बहुब्रीहि समास में अधिकतर योग रूढ़ शब्द प्रयोग होते हैं। अभी आगे जब हम समास टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, तो वहां बताएंगे भी। बहुब्रीहि समास में क्या होते हैं, इधर अगर हम एक विशेष चीज लिखें योग रूढ़ शब्दों की, तो ये शब्द अधिकतर क्या होते हैं? बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। क्या होते हैं? ये शब्द, ये शब्द बहुब्रीहि है, बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। कौन से? योग रूढ़ शब्द। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो इस तरीके से अब हमने रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को समझ लिया। अब हम समझेंगे अर्थ के आधार पर शब्द। क्या साथियों? समझेंगे अर्थ के आधार पर हम शब्दों को समझेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर अगर हम शब्द समझे साथियों, तो देखते हैं। तो अर्थ के आधार पर सबसे पहले एकार्थी शब्द क्या है? अर्थ के आधार पर सबसे पहले एक आर्थी शब्द, एक आर्थी शब्द है। इसे हम क्या है? जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, ठीक है। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, वो क्या होते हैं? एक आर्थी शब्द होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द, सभी शब्द इसी कोटि में आते हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के सभी शब्द इसी कोटि में आते हैं। जैसे हम बात करें कि गंगा, ठीक है। तो गंगा क्या है? एक नदी है ना, नदी विशेष है ना। ऐसे ही यमुना, ये भी एक नदी विशेष है ना। और पुस्तक की बात करेंगे, तो पुस्तक भी एक किताब ही तो है, किताब कह लो चाहे पुस्तक कह लो, अर्थ एक विशेष प्रकट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एकार्थी शब्द हो जाएगा, एक ही अर्थ होगा। अनेकार्थी शब्द समझेंगे। अब अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? तो अनेकार्थी शब्दों को समझें तो जिन शब्दों के एक से अधिक शब्द और एक से अधिक अर्थ होते हैं, ठीक है। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब समझें अंबर, अगर हम अंबर की बात करेंगे तो आकाश भी इसका अर्थ होता है और कपड़ा भी इसका अर्थ होता है। क्या होता है? अंबर का क्या होता है? आकाश भी अर्थ होता है, कपड़ा भी होता है। अब पत्र का पत्ता भी होता है और चिट्ठी भी होती है। कर का हाथ भी होता है और टैक्स भी होता है ना। हमने इतना कर जमा किया तो टैक्स मीन्स कर होता है और कर मीन्स हाथ भी होता है। अब कनक के दो अर्थ होते हैं, सोना भी होता है कनक माने और धतूरा भी होता है। तो इस तरीके से अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें समानार्थी शब्दों की या पर्यायवाची शब्दों की, किसकी बात करें साथियों? समानार्थी शब्दों की या पर्यायवाची शब्दों की। क्या होते हैं ये? जिन शब्दों के अर्थ समान हो तो समानार्थी शब्द कहते हैं, लेकिन इनमें सूक्ष्म अंतर अवश्य होता है, ठीक है ना। तो अब जैसे आग की बात करें तो आग को क्या कहते हैं? पावक कहते हैं, अग्नि कहते हैं, अनल कहते हैं। आकाश को क्या कहते हैं? अंबर कहते हैं, गगन कहते हैं, व्योम कहते हैं, शून्य भी कहते हैं। सूर्य को क्या कहते हैं? रवि कहते हैं, भानु कहते हैं, भास्कर कहते हैं, ठीक है।
दिनमणि कहते हैं, दिनेश कहते हैं, आदित्य कहते हैं, मार्तंड कहते हैं। तो ये सब क्या है, समानार्थी शब्दों के या पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण हैं। अब अगर हम आगे बात करेंगे विपरीतार्थी या विलोम शब्दों के उदाहरण, किसकी बात करेंगे साथियों, विपरीतार्थी या विलोम शब्दों के उदाहरण की बात करेंगे। तो ऐसे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराएं तो विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे जड़ का विपरीतार्थी क्या हो जाएगा, चेतन। झूठ का विपरीतार्थी क्या हो जाएगा, सच हो जाएगा, है ना। पाप का विपरीतार्थी क्या हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा। और दिन का विपरीतार्थी रात हो जाएगा। तो ये हो गए विपरीतार्थी शब्द या विलोम शब्द। अब वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तो एक से अधिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों को, ठीक है, समानार्थक शब्द, भाववाचक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। ठीक है, क्या है, अधिक से अधिक विचारों को, अधिक से अधिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द, भाववाचक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम इसे समझें, ठीक है, तो अगर हम इसे समझने का प्रयास करें साथियों, बहुत ही आसान है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, कोई कठिन चीज नहीं है। तो देख लेते हैं हम। कोई बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कोई बहुत लंबी बात है, और अगर हम उसे एक शब्द में कह दें, उसे हम एक शब्द में कह दें, जैसे क्या है, हमने एक वाक्य बोला, वह बहुत कम बोलता है, वह कम बोलता है, वह कम बोलता है, ठीक है। अब हमने लिख दिया वह मौन है, ठीक। तो अब देखिए, कम बोलता में है कितने शब्द हैं, दो शब्द हैं। मौन में कितने शब्द हैं, एक शब्द है ना। तो इसमें क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो यही कहलाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, जैसे हम कह दें वह अधिक खर्च करता है, वह अधिक खर्च करता है। अब इसी के लिए हम दूसरा वाक्य बोल दें, वह अपव्ययी है, वह अपव्ययी है। तो अब देखिए, इधर क्या है, अधिक खर्च करता है, और इधर हमने एक शब्द में लिख दिया अपव्ययी है। तो ये क्या हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया कि नहीं हो गया। तो यही चीज है वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब अधिक से अधिक विचारों को व्यक्त करने के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करें तो वो क्या कहलाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे हम बात करें जो बहुत क्रूर हो, ठीक है, जो बहुत क्रूर हो, उसे हम क्या कहते हैं, निर्दयी कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्दयी कहते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। उम्मीद है सभी को ये समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम देखेंगे समानभाषी शब्द युग्म। क्या है आगे साथियों, समानभाषी शब्द युग्म। अब ये समझेंगे कि ये शब्द क्या है, तो समझते हैं इन्हें भी हम समझते हैं कि ये क्या है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, क्या है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी वर्तनी में भिन्नता होते हुए भी उच्चारण में इतना कम अंतर होता है कि वे एक समान सुनाई देते हैं। ठीक है, क्या है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण वो सॉरी जिनके वर्तनी में तो भिन्नता होती है, क्या होती है, वर्तनी में तो भिन्नता होती है, लेकिन उच्चारण में इतना कम अंतर होता है कि वे एक समान सुनाई पड़ते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें वारी की, किसकी बात करें, वारी, है ना, नीर, है ना। तो ये सब क्या है, समानभाषी शब्द हैं। कैसे हैं, समानभाषी शब्द हैं। इसी को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। और अगर हम समानभाषी शब्द युग्म की बात करें, ठीक है, शब्द युग्म की बात करें, समानार्थी शब्द युग्म की बात करें, तो ये भी देख लेते हैं कुछ उदाहरण इसके। जैसे धन संपदा, है ना, धन संपदा, तो ये क्या है, समानार्थी शब्द युग्म है ना। मान सम्मान, मान सम्मान,
तो ये क्या है, समानार्थी तो है। और ये देखो, अगर समानभाषी शब्दों की बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पर्यायवाची के अंतर्गत आ जाएगा। सुबह सवेरे, सुबह सवेरे, तो ये सब क्या है, समानभाषी शब्द युग्म है। उम्मीद है ये सभी को समझ में आया होगा। तो इसके बाद अब क्या है, रूप या प्रयोग के आधार पर, रूप या प्रयोग के आधार पर या विकार के आधार पर, क्या कहते हैं, विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो विकार के आधार पर शब्द होते हैं दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। ठीक है, तो अब विकारी और अविकारी शब्दों को देखेंगे। तो विकारी शब्द कौन कौन से हैं, संज्ञा शब्द है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, और अविकारी शब्द कौन है, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विषय विस्मयादि बोधक अव्यय, ये अविकारी शब्द हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं विकारी शब्दों को थोड़ा विस्तार से। तो जिन शब्दों में लिंग वचन काल आदि के कारण विकार उत्पन्न हो जाए उन्हें क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, लड़कों, है ना। तो लड़का एक लड़का, लड़के या लड़कों बहुत से, तो ये वचन में परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया। अब संज्ञा, जिससे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, हम पहले बता ही चुके हैं। सर्वनाम को भी आपको हम समझा चुके हैं, जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग हो, है ना। विशेषण, जो संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता बताए। क्रिया, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए, तो ये सब क्या है, हम आपको बता चुके हैं। अविकारी शब्दों को समझेंगे, जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता है, हर परिस्थिति में एक ही रूप में प्रयोग हो, वह क्या अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे जहां, लगभग, ना, तक, यदि, तो, लेकिन, के बिना आदि। अब जैसे समझेंगे क्रिया विशेषण अव्यय, तो जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो तो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। आज, कल, अब, कब, परसों, यहाँ, वहां, इधर, उधर, कैसे, क्यों आदि, तो ये सब क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय हैं। संबंध बोधक अव्यय, तो जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाएं। जैसे में, से, पर, के ऊपर, के नीचे, से आगे, से पीछे, की ओर आदि, ये सब क्या है, संबंध बोधक अव्यय हैं। समुच्चय बोधक अव्यय, जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है तो क्या कहलाता है, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे दो और दो चार होते हैं, यहाँ और क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या कहलाता है, जिन अव्ययों से हर्ष, शोक आदि के भाव सूचित हो तो उन पर क्या होता है, संबंध वाक्य या उसके किसी विशेष पद से ना हो, उनका संबंध वाक्य या उसके किसी विशेष पद से नहीं होता है। जैसे हाय, अब मैं क्या करूं, तो ये क्या है, विस्मयादि बोधक शब्द है। आहा, वाह, वाह, ठीक, छी, हाँ, अरे, ये सब क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो एक चीज और है, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक है आधुनिक हिंदी व्याकरण, ठीक है, और रचना। इन्होंने व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के चार भेद बताए हैं, कौन कौन से देख लेते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द, ठीक है। और राघव प्रकाश की पुस्तक व्यवहारिक सामान्य हिंदी है के अनुसार 5 वेद हैं, जिसमें इन्होंने शंकर को भी बता दिया है। जबकि कामता प्रसाद गुरु व श्यामचंद्र कपूर के अनुसार 3 वेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो ये आपको याद रखना है। अगर किसी वैयाकरण का नाम दे दिया जाए इनके अनुसार कितने हैं, तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने हैं, तो ये आपको याद रखना है, इस वजह से हमने ये रखा। अब हम देखेंगे परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। तो एक या एक से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि या वर्ण समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जिसका क्षर ना हो अक्षर कहलाता है। समानता शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। इसके बाद जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो क्या कहलाता है, सार्थक। जिनका कुछ अर्थ ना हो, निरर्थक शब्द। प्रयोग या रूप के आधार पर 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के आधार पर विकार उत्पन्न हो जाए तो विकारी, और जिनमें विकार उत्पन्न ना हो तो अविकारी। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण विकारी शब्द हैं, तो नहीं होता परिवर्तन तो वे अविकारी शब्द।
क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सब क्या है? अविकारी शब्द है। विकार के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, सब मैंने बताया आपको। जिनके खंडन किए जाएं तो रूढ़ शब्द, और जिन शब्दों के कोई निश्चित अर्थ ना हो तो वो भी रूढ़ शब्द, वो निश्चित अर्थ ना प्रकट करते हो, रूढ़ शब्द। और ऐसे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हो, यौगिक शब्द कहलाते हैं। और जो दो सार्थक शब्दों से बने हो लेकिन अर्थ विशेष प्रकट करे तो योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं, है ना। अब जैसे पंकज, दशानन, चक्रपाणि, मुरलीधर, तो मैंने सबका बताया था ना आपको, योगरूढ़ शब्द हैं। धर्म कर्म किस प्रकार का शब्द है? युग्मक शब्द है ना। धर्म कर्म तो युग्मक शब्द है, और ये पूछा भी गया है पर एग्जाम में। चिड़िया, घरौंदा, जूता, ये शब्द देशज शब्द हैं। धड़ाम शब्द देशज शब्द है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता देशज शब्द कहलाते हैं, मतलब अपनी ही भाषा से प्रयोग होते हैं, अपने क्षेत्रीय भाषा से ही उत्पन्न हो। पगड़ी, चिड़िया, कटोरा, खिड़की, जूता, ये सब क्या है? देशज शब्द हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर झिलमिल शब्द है, क्या है? देशज शब्द। तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं, जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्दों को कहा जाता है देशज शब्द। ये देशज शब्द को कितने प्रकार से पूछा गया है? जिन शब्दों की मूल उत्पत्ति विदेशों में हुई है, विदेशज शब्द। अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की भाषाओं के शब्द आते हैं विदेशज शब्दों में। शहद शब्द क्या है? आगत शब्द है। यूपी टेट 2016 में पूछा गया है, ठीक है। कौन सा शब्द आपसे ये पूछा गया है? शहद शब्द। कौन सा? शहद शब्द कैसा शब्द है? आगत शब्द है, तो ये आपको याद रखना है। फिर मुकदमा शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। मुकदमा शब्द लिखा है, तो मुकदमा शब्द की अगर हम बात करेंगे तो ये शब्द कैसा है? विदेशज, विदेशज शब्द है, ठीक है। विदेशज शब्द है, हरियाणा टीटी में पूछा भी गया है, ठीक है। और शहर शब्द कहाँ का है? अगर बात की जाए तो अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है ना। तो इसे आगा शब्द ही तो कहेंगे, दूसरी भाषा से आया हुआ है ये, है ना। अगर हम बात करें मुकदमा की, किसकी बात करें? मुकदमा की बात करें। अगर हम मुकदमा की बात करें तो मुकदमा कैसा शब्द है साथियों? मुकदमा अरबी का मूल शब्द है। कैसा? ये भी एक अरबी का मूल शब्द है ना। कानून के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। लेकिन शब्द क्या है? फारसी भाषा का शब्द है, 2017 में पूछा गया। खोपरा शब्द मलय भाषा का शब्द है। बम, तुरुप, ड्रिल, ये सब क्या है? डच भाषा के शब्द हैं। सिगरेट स्पेनिश भाषा का शब्द है। यूनानी अकादमी ग्रीक भाषा का है ना, यूनान ग्रीक। जार, बोधका, रूबल, बुजुर्ग, ये शब्द रूसी भाषा के हैं। अखरोट शब्द पश्तो भाषा का है। हालांकि यहाँ से प्रश्न जो भाषाएं हैं ये नहीं, जो इम्पोर्टेंट है आगत, देसी, विदेशी, ये शब्द, यौगिक शब्द, योग शब्द, योगरूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, ये सब पूछे जाएंगे। दो भाषा शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। छाया, दार, है ना। छाया संस्कृत है, दार फारसी है। टिकट घर, है ना। अश्रु गैस, सील बंद, मैंने बताया था ना ये आपको ऊपर। वर्ष गांठ, है ना। अपील करता। अजायब घर संकर शब्द है। क्या है? अजायब घर कैसा है? संकर शब्द है, और यूपी टेट में पूछा भी गया है। विदेशी भाषाओं के कुछ शब्द। अंग्रेज शब्द कैसा है? फ्रेंच भाषा का है। शराब, रोजा, अमीर, अक्ल, इस्तीफा, अल्लाह, उम्र, वारिश, अरबी भाषा के शब्द हैं। अफसोस, तनख्वाह, सरकार, सरदार, पैमाना, मलीदा, तो ये शब्द भी सब फारसी भाषा के शब्द हैं। इस तरीके से पुर्तगाली भाषा के भी कुछ शब्द हैं। आलपीन, आलमारी, तंबाकू, काजू, गमला, अलकतरा, अनन्नास, आलू, पतलून, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, है ना। कैंची, तोप, बारूद, कुली, चेचक, कुर्की, दारोगा, बावर्ची, तुर्की भाषा के शब्द हैं। तो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं साथियों। बिगुल, कर्फ्यू, कारतूस, रिपोर्ताज, ये फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। गमला और आल्पीन ये पुर्तगाली भाषा के, जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर। तो इस तरीके से साथियों हमने शब्दों के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी की, शब्दों के प्रकार के बारे में कि कितने प्रकार के शब्द होते हैं। तो उम्मीद है सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। हमने एक ही वीडियो में सारे शब्दों को कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।